और आपको प्रणाम करते हैं हम लोग। और मैं सभी प्रतिभागियों की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं सर। बहुत बिना किसी सर मैं आपका परिचय मैं पहले ही सबको बता चुका हूं और आपको परिचय की आवश्यकता नहीं है सर। बस हम लोग सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं और अलग-अलग स्थानों से आए हुए शिक्षक हैं हमारे, आपको सुनना चाहते हैं। और साथियों आप जैसा जानते हैं प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल सर हमारे बीच में हैं। बेबाक अपनी बात रखने के लिए वो प्रसिद्ध हैं और हमारे मैं अपने अध्यक्ष महोदय तो परिवार की तरफ से और तमाम प्रतिभागियों की तरफ से सर मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं और ये मंच आपको सौंपता हूं सर। धन्यवाद पंकज जी, केवल 20 सेकंड का समय लूंगा मैं। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। सर से एक दिल की बात करना है कि सर अभी मैंने आपका जो बुक लॉन्च हुई उसका भी पूरा प्रोग्राम देखा था। जी जी। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे मैं आपसे बिल्कुल कंट्रीब्यूशन में जुड़ा हूँ, बल्कि इवन ये होता है कि पुराने आपके लेक्चर होंगे उनके लिए भी मैं सुनता रहता हूँ। और वास्तव में आपकी इस पूरे पंकज जी से जुड़ने के बाद में एक उपलब्धि बहुत बड़ी आपके लिए मानता हूँ कि हमारा विश्वविद्यालय, हमारा विभाग, आपका इतना प्रभाव और आप जैसे लोगों का इतना प्रभाव है कि हम लोग अभी बहुत सारे झंझावतों से बचे हुए हैं। चलिए, बहुत अच्छा है जी। और ये हम लोगों की बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। थैंक यू वेरी मच। हाँ ठीक है सर, अब आपसे। जी। नमस्कार और माफी चाहता हूँ, मुझे थोड़ी देर हुई जुड़ने में। तो जो बात करनी है सीधे उस पर आए। आधुनिक भारत के निर्माता नेहरू, तो उसमें नेहरू के योगदान की बात करने के पहले थोड़ा सा हमें ये जान लेना चाहिए या इस बात को हमें एक बार याद कर लेना चाहिए कि हमारा राष्ट्रीय आंदोलन कई मायनों में बड़ा अनोखा था। दुनिया में बहुत सारे स्वाधीनता आंदोलन हुए हैं। अमेरिका का स्वाधीनता आंदोलन है, उसके बाद और देशों में भी क्रांतियां हुई, परिवर्तन हुए। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की एक विशेषता ये थी कि ये केवल विदेशी शासन से मुक्ति का आंदोलन नहीं था, ये उसके साथ साथ आत्मालोचना का भी आंदोलन था। बल्कि अगर आप देखें तो 1857 के पहले से ही और उसके बाद खास करके जो उस समय के भारतीय बुद्धिजीवी थे, उनका बल अपनी खुद की परंपरा, अपने खुद के समाज को अधिक मानवीय बनाने पर और अधिक लोकतांत्रिक बनाने पर था। लोग अपने करियर को ऐसे ही चला देते हैं। भारतीय परंपरा के साथ जो संबंध 19वीं सदी के बुद्धिजीवियों ने बनाया, उसकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें 3 कैटेगरीज में बांटा है: ट्रेडिशनलिस्ट, क्रिटिकल ट्रेडिशनलिस्ट और मॉडर्निस्ट। ये जाहिर है कि एक काम चलाऊ विभाजन है। इसमें से बड़ा स्ट्रिक्टली आप एक को एक में दूसरे में नहीं रख सकते, ऐसा नहीं है। एक काम चलाऊ विभाजन है। बहरहाल ये हमारा विषय नहीं है। मैं केवल ये रेखांकित करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय आंदोलन जो था वो राष्ट्रीय आंदोलन होने के साथ साथ समाज सुधार का, समाज की जो सत्ता तंत्र है समाज का, उसको रिस्ट्रक्चर करने का। आप 19वीं सदी के ज्योतिबा फुले जैसे लोगों को ले लीजिए या 19वीं 20वीं सदी में नारायण गुरु को ले लीजिए, उधर 19वीं सदी का जो सारा बंगाल रेनेसांस जो कहलाता है उसको ले लीजिए। उन सबका प्राथमिक बल अपने खुद के समाज के आधुनिकीकरण पर था। आमतौर से माना जाता है कि नेहरू बहुत आधुनिकतावादी थे और गांधी जी जो है वो परंपरावादी थे। सच ये है कि अब तो यूरोप के इतिहास में भी इस तरह के विभाजन को संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा है। यूं समझना चाहिए कि बिना परंपरा के कोई आधुनिकता होती नहीं है और हर आधुनिकता की अपनी एक परंपरा होती है। जो धारणा बन गई है कि साहब वो आधुनिकता और परंपरा परस्पर एकदम विरोधी है, ऐसा कुछ है नहीं। आधुनिकता अंततः परंपरा से ही विकसित होती है। और भारतीय आधुनिकता के बारे में मेरी ये धारणा है, और जो मित्र मुझे पढ़ते सुनते रहे हैं वो जानते हैं कि भारत में आधुनिकता के 2 स्रोत हैं। एक तो यूरोप से आई हुई आधुनिकता जो
औपनिवेशिक शासन के साथ आई और जिससे भी हमने बहुत कुछ लिया, बहुत कुछ सीखा, और उसकी अपनी समस्याएं भी थी। उस आधुनिकता का भारतीय समाज पर अच्छा बुरा दोनों तरह का प्रभाव पड़ा। दूसरी, हमारे जो अपने आरंभिक आधुनिक काल, आप लोग इतिहास के अध्येता हैं, आप जानते हैं कि जैसे मध्यकाल कहने का चलन था, अब बहुत तेजी से लोग उसमें मध्यकाल की जगह पर आरंभिक आधुनिक काल कहना उसको आरंभ कर चुके, क्योंकि मध्यकाल एक खास तरह की कैटेगरी है जिसके साथ जड़ता और सामाजिक अंधकार का युग मध्यकाल को कहा जाता है यूरोप के इतिहास में। हमारे यहाँ यूरोप में माना जाता है कि आरंभिक आधुनिकता 15वीं सदी में आरंभ हो गई थी रेनेसांस के साथ। बाकी समाज जो है वो अभी भी जड़ थे, पारंपरिक रूप से स्थिर थे, और यूरोप के हस्तक्षेप के कारण ही उनमें आधुनिकता आई। और इसीलिए एक जमाने में उपनिवेशवाद को उसकी सारी क्रूरता के बावजूद ऐतिहासिक रूप से प्रगतिशील माना जाता था। अब ये धारणा पिछले 40-50 साल में बदली है और काफी तेजी से बदल रही है। अब माना जाता है कि आधुनिकता को यूरोपियन एक्सपोर्ट नहीं था दूसरे समाजों को। आधुनिकता एक वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन थी जो दुनिया के कई देशों में एक साथ आ रही थी, और उसका मुख्य संबंध व्यापार और व्यापार से होने वाले परस्पर संपर्कों से था। हम अगर अपने देश में देखें, अपने भारतीय समाज में देखें, तो भक्ति आंदोलन का जो समय है मोटे तौर पर वो हिंदुस्तान में, ये स्पष्ट कर लेना जरूरी है कि औद्योगिकरण आधुनिकता के बाद आता है यूरोप के इतिहास में, पहले नहीं। और इसलिए ये कहना कि साहब चूंकि ये भारत में औद्योगिकरण नहीं था, औद्योगिकरण हो सकता था, नहीं हुआ, उसकी बहस में हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं हुआ, होता तो किस तरह का होता, क्या ठीक वैसा औद्योगिकरण होता जैसा हुआ या कुछ अन्य प्रकार का होता। लेकिन आरंभिक आधुनिकता की जो मुख्य पहचान है, जो यूरोप के इतिहास के प्रसंग में मैक्स वेबर ने आधुनिकता को जिन चीजों से डिफाइन किया है, वो दो चीजें मिलती हैं, डिसएन्चांटमेंट और डिसैक्रलाइजेशन। आप लोग जानते हैं मैक्स वेबर ने आधुनिकता को इन दो चीजों से पहचाना यूरोप के इतिहास में, और उनके हिसाब से चूंकि ये दो चीजें अन्यत्र नहीं थी, इसलिए वहां आधुनिकता नहीं आई। वेबर ने लिखा है कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप में पहले हो गया, आधुनिकता यहाँ पहले हो गई, अगर ऐसा नहीं हुआ होता, और फिर उन्होंने लंबा उसका विवरण दिया है, तो ये हिंदुस्तान या चीन में होता। यानी संभावना वो भी स्वीकार है, हिंदुस्तान और चीन में भी ऐसा कुछ हो सकता था जो यूरोप में हुआ। वास्तविकता ये है दोस्तों कि डिसएन्चांटमेंट यानी जो मनुष्य की अस्तित्व की, ब्रह्मांड की पारंपरिक व्याख्या है, उससे मोहभंग, और डिसैक्रलाइजेशन यानी जिन चीजों को पवित्र मान करके प्रश्नातीत बना दिया गया है, उन पर सवाल, प्रमाण का एक नया आधार। यूरोप में क्या हुआ, चर्च की जो विश्व दृष्टि थी उससे मोहभंग हुआ, एक नई तरह की समझ विकसित करने की कोशिश हुई। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में बाइबल की जो अथॉरिटी थी और मान ली गई थी, जिसके चलते गैलीलियो को अपनी सही बात से पीछे हटना पड़ा, ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया स्टेक पर। I made a mistake in my life, and that is डिसैक्रलाइजेशन केवल बाइबल की अथॉरिटी से नहीं चलेगा। अनुभव भी एक प्रमाण का आधार हो सकता है, विश्लेषण प्रमाण का आधार हो सकता है, केवल बिब्लिकल अथॉरिटी से काम नहीं चलेगा। आप भारत में अगर देखें तो जो हमारा निर्गुण भक्ति आंदोलन है, उसकी सारी ज्ञान मीमांसा अनुभव और विवेक पर आधारित, और वहां जो पारंपरिक रूप से धर्म शास्त्र का, धार्मिक परंपराओं का जो प्रमाण है, उसको क्वेश्चन किया जाए। ये लोग वेद और कुरान, जो उस समय दो शास्त्रीय परंपराएं थी, दोनों को प्रमाण मानने से इनकार कर। और संक्षेप में ये कहने के बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि गांधी जी की जो ज्ञान मीमांसा थी, गांधी जी का जो सोचने का तरीका था, उसका गहरा संबंध हिंदुस्तान के भक्ति आंदोलन से था। ये केवल संयोग नहीं है कि
गांधी जी ईश्वर अल्लाह तेरो नाम कहते थे। इसमें आप कबीर की इस पंक्ति की प्रतिध्वनि सुन सकते हैं कि कबीर पंगड़ा अलह राम का। कबीर राम का भी बेटा है, अल्लाह का भी बेटा है। इसकी प्रतिध्वनि आप गांधी जी के द्वारा किए गए संशोधन में सुन सकते हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो ये जो गांधी जी में आरंभिक आधुनिकता का तत्व है, इसे ध्यान में रखना इसलिए जरूरी है कि बहुत से लोगों को लगता है कि गांधी जी तो परंपरा के बहुत आग्रही थे और नेहरू उस परंपरा से टूटे हुए थे, अलग थे, और वो एक अलग ही तरह की आधुनिकता ला रहे थे। इस गलत फहमी को दिमाग से निकाल देना चाहिए। नेहरू का परंपरा के प्रति उस तरह का उपेक्षा या अवज्ञा का रवैया नहीं था जैसा मान लिया। अगर आप नेहरू को स्वयं को गंभीरता से पढ़ें, उनके द्वारा लागू की गई नीतियों को देखें, तो परंपरा के प्रति उपेक्षा में कहीं, परंपरा के प्रति एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण दिखता है जो किसी भी परंपरा को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी। गांधी जी जैसे परंपरावादी कहे जाने वाले व्यक्ति ने हिंदू और मुस्लिम दोनों परंपराओं के संदर्भ में ये बात बारंबार रेखांकित की थी कि कोई भी धार्मिक परंपरा, कोई भी धार्मिक मान्यता विवेकपूर्ण आलोचना के परे नहीं। तो ये एक पहलू है जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात ये कि भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो एक बहुत प्राचीन सभ्यता को एक आधुनिक राष्ट्र में बदलने का प्रयास था। ये सभ्यता निरंतर चली आ रही थी और इसके लिए बहुत प्रसिद्ध रूपक रविंद्रनाथ ठाकुर का है महामानव समुद्र। लेकिन नेहरू का रूपक कहीं ज्यादा अच्छा है, नेहरू का रूपक कहीं ज्यादा प्रमाणिक। नेहरू भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा की तुलना एक ऐसी पुरानी पांडुलिपि के पन्ने से करते हैं जिस पर एक इबारत पहले लिखी गई, उसके बाद कोई और इबारत लिख दी गई, फिर एक और इबारत लिख दी गई, लेकिन कोई भी अगली इबारत पिछली इबारत को पूरी तरह मिटा नहीं सकी। उसके इंप्रेशंस, उसके नक्श बने रहे। ये नेहरू का रूपक है। मैं भारत को एक पुराने पैलिम्सिस्ट की तरह देखता हूं जिस पर एक के बाद एक इबारतें लिखी जाती रही। अगर आप अपने आसपास देखें तो नेहरू की यह बात 100% सच है। महामानव समुद्र कहने में एक गड़बड़ यह है कि समुद्र में सब विलीन हो जाते हैं, कोई अलग अलग पहचान नहीं रहती। भारतीय यथार्थ की विशेषता यह है कि यहाँ एक तरह की एकता का भी बोध है और अलग अलग पहचानें भी मौजूद। उन पहचानों के बीच में कभी संवाद का संबंध होता है, कभी संघर्ष का संबंध होता है, लेकिन वो पहचानें मौजूद। निरंतरता की बात अगर आप करें जो नेहरू कह रहे हैं, तो आप जानते हैं कि मोहनजोदड़ो के बहुत से उपकरण आज भी आपके प्रचलन में हैं। गांव में चलने वाली बैलगाड़ी और पारंपरिक खेती में उपयोग में आने वाला हल, ये मूलतः वही हैं, वैसे ही हैं जैसे मोहनजोदड़ो में करते जाते। हमारे पानी पीने के जो मिट्टी के बर्तन, घड़ा या मटका जिसको कहते हैं, वैसे ही है जैसे मोहनजोदड़ो में। तो ये जो निरंतरता है, नेहरू का इस पर निरंतर ध्यान था, ये ध्यान देने की बात। तो खैर, अब हमारे सामने समस्या ये थी राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं के सामने कि हमें इस इतने लंबे अरसे से चली आ रही और एक जीवंत परंपरा, ये परंपरा ऐसी नहीं थी कि कहीं खत्म हो गई, वो निरंतरता उसकी बनी हुई। इसको हमें एक आधुनिक राष्ट्र राज्य में, नेशन स्टेट में तब्दील करना है। कैसे करें, क्या तरीके होंगे, क्या आधार होंगे? आप अगर स्वाधीनता आंदोलन को देखें, करना है, कैसे करें, क्या तरीके होंगे, क्या आधार होंगे? आप अगर स्वाधीनता आंदोलन को देखें तो उसका मूलभूत प्रश्न है, और इसलिए उसमें यह सवाल आ जाता है कि जब आप भारतीय सभ्यता कहते हैं तो उसका आशय क्या है? क्या भारतीय सभ्यता से आप इस्लाम को पूरी तरह खारिज कर सकते हैं? क्या भारतीय सभ्यता से आप ब्राह्मण धर्म कहे जाने वाले या वैदिक परंपरा को
या व्यापक हिंदू धर्म को खारिज कर सकते हैं? क्या भारतीय सभ्यता से आप जैन, बौद्ध और अन्य परंपराओं और ज्ञान मीमांसाओं को खारिज कर सकते हैं? आप किसी को खारिज नहीं कर सकते। भारतीय सभ्यता इन सबको धारण करते हुए बनी है और आज भी बनी है। वास्तविकता यह है कि आज की भारतीय सभ्यता में आप यूरोप के योगदान को भी खारिज नहीं कर सकते। आज के भारत की और आज की भारतीय सभ्यता की कल्पना अगर आप करें तो यूरोपीय चिंतन के जो प्रभाव हमारे ऊपर पड़े 19वीं सदी में, 20वीं सदी में, उन्हें खारिज करके किसी भारत की कल्पना नहीं। ये सबसे बड़ी विशेषता है। अब आप इस बात पर ध्यान दें, जैसा मैंने कहा कि हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण का भी आंदोलन, और ये बात बहुत साफ तौर से सामने आती है कराची कांग्रेस के प्रस्ताव में। कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1931 में और उसमें एक सामाजिक आर्थिक प्रस्ताव पास किया गया था। आप देखेंगे कि भारतीय संविधान की जो स्पिरिट है, भारतीय संविधान की जो भावना है और जिस तरह के समाज निर्माण की कल्पना भारतीय संविधान करता है या भारतीय राज्य के सामने रखता है कि ऐसा समाज होना चाहिए, उसके बीच कांग्रेस के कराची के आर्थिक सामाजिक प्रस्ताव में मौजूद स्त्री पुरुष की समानता, सभी धर्मों का सम्मान, लेबर का रेगुलेशन, काम के घंटे, एक से काम के लिए स्त्री और पुरुष को एक सी मजूरी, औद्योगिकरण, गरीबी दूर करने पर सबसे पहले बल, लोकतांत्रिक समाज व्यवस्था की स्थापना, एडल्ट फ्रेंचाइज, ये सारी चीजें उसमें मौजूद। ये बहुत सिंबॉलिक है और बहुत सिग्निफिकेंट है कि उस प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था नेहरू और सुभाष बोस ने। उस प्रस्ताव को कांग्रेस में पेश किया था गांधी जी ने और उस सत्र की अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये इसलिए याद रखने की जरूरत है दोस्तों, इन चारों नेताओं के बीच में मतभेद जो उस समय भी प्रकट हो रहे थे, सन 31 तक प्रकट होने लगे थे बहुत सी चीजों पर मतभेद, और आगे चल के और भी हुए। लेकिन भारत कैसा हो, स्वाधीनता के बाद के भारत की दिशा क्या होनी चाहिए, इस पर एक अद्भुत आम है। इस बात को भी ध्यान में रखें कि उस समय कांग्रेस के जो प्रमुख आलोचक थे, मैं हिंदुत्ववादी और मुस्लिम लीग जैसी शक्तियों की चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन जो ब्रॉडली स्पीकिंग डेमोक्रेटिक स्पेक्ट्रम में कांग्रेस के मुखर आलोचक थे, एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर और दूसरी तरफ भगत सिंह जैसे लोग, भगत सिंह का उस समय निधन हो चुका था, लेकिन मैं उस स्पिरिट की बात कर रहा हूँ, वो जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी जैसे या अन्य प्रकार के जो लोकतांत्रिक लोग थे, कांग्रेस के कठोर आलोचक थे, कांग्रेस की नीतियों के, कांग्रेस के द्वारा किए गए फैसलों के। It's very easy, sir. We can. में रखें कि उस समय कांग्रेस के जो प्रमुख आलोचक थे, मैं हिंदुत्ववादी और मुस्लिम लीग जैसी शक्तियों की चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन जो ब्रॉडली स्पीकिंग डेमोक्रेटिक स्पेक्ट्रम में कांग्रेस के मुखर आलोचक थे, एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर और दूसरी तरफ भगत सिंह जैसे लोग, भगत सिंह का उस समय निधन हो चुका था, लेकिन मैं उस स्पिरिट की बात कर रहा हूँ, वो जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी जैसे या अन्य प्रकार के जो लोकतांत्रिक लोग थे, कांग्रेस के कठोर आलोचक थे, कांग्रेस की नीतियों के, कांग्रेस के द्वारा किए गए फैसलों के। कराची प्रस्ताव की मूल भावना इन आलोचकों की भी भावना को प्रकट करती, यानी इनमें से कोई ये नहीं कहता था कि भारत में धार्मिक या जातिगत आधार पर कोई भेदभाव होना चाहिए। कोई ये नहीं मानता था कि कोई एक भारतीय भाषा बाकी सब भाषाओं से अधिक महत्वपूर्ण। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो प्रिंसिपल था, उस पर सबकी एक राय। जब संविधान सभा का गठन हुआ और जवाहरलाल नेहरू ने
दिसंबर 46 में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हुआ पेश किया। आप जानते हैं, आप सब लोग विद्वान लोग हैं, पहले एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश किए जाने की प्रथा है, तो उस देश का प्रधानमंत्री या जो भी मुख्य व्यक्ति होता है वो करता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जिन्ना साहब ने पेश किया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जवाहरलाल जी ने पेश किया। उस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को अगर आप देखें कि संविधान सभा मिल रही है ताकि ये इस तरह का संविधान बना सके, उसकी भी भावना सीधे कराची प्रस्ताव से, और उस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के आधार पर जो संविधान तैयार हुआ वही आधुनिक भारत के निर्माण का आधार बनता, उसी को भारतीय स्टेट का, भारतीय शासन तंत्र का आधार बनता। जब हम आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जवाहरलाल जी की कल्पना करते हैं तो एक बात का ध्यान रखना चाहिए, और इसमें मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, बहुत अच्छी किताब है, हालांकि उसका टाइटल थोड़ा मिसलीडिंग है। टेलर शर्मन नाम की एक अध्येता है, उनकी किताब है क्या, 7 मिथ्स, हिस्ट्री इन 7 मिथ्स, कुछ इस तरह की नाम है, मैं भूल रहा हूँ ठीक, लेकिन लेखिका का नाम टेलर शर्मन है। तो वो मिसलीडिंग था, टाइटल मिसलीडिंग है, लेकिन किताब बहुत अच्छी है। उसमें उन्होंने विभिन्न प्रसंगों में सप्रमाण ये दिखाया है कि नेहरू ने सप्रयास प्रयत्न किया था, सचेत प्रयत्न किया था कि महत्वपूर्ण फैसले कंसेंसस से, यानी नेहरू के युग का कोई भी फैसला केवल नेहरू का फैसला नहीं था। कुछ अपवादों को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन चाहे वो कश्मीर जैसे विवादास्पद फैसले हो, चाहे वो अवार्डी अधिवेशन में सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी का रिजोल्यूशन हो, कोई भी फैसला अकेले नेहरू द्वारा किया गया और थोप दिया गया फैसला नहीं। उस विस्तार में मैं अभी नहीं जाऊंगा, वो पुस्तक आप पढ़ सकते हैं, अन्य भी पुस्तकें पढ़ सकते हैं, एस गोपाल द्वारा लिखी गई नेहरू की जीवनी पढ़ सकते हैं। लेकिन कंसेंसस, नेशन बिल्डिंग के लिए कंसेंसस, आप जरा कल्पना कीजिए, भारतीय समाज में जहां आपको भूमि सुधार भी करनी है, जहां आपको छुआछूत जैसी समस्या से भी जूझना है, जहां आपको जेंडर राइट्स भी इंश्योर करनी है और तमाम सारी चीजें करनी है। नेहरू और उनके साथियों के सामने जो चुनौतियां थी, उनका तनिक भी बोध जिन्हें नहीं है, या जो जानबूझकर उसको भूल जाना चाहते हैं, केवल वही लोग नेहरू और उनके साथियों के प्रयत्नों की खरीदी उड़ा सकते। आप कल्पना कीजिए, विभाजन के परिणाम स्वरूप समूचे उपमहाद्वीप में 30 लाख लोग या तो मारे गए थे या डिस्प्लेस। उसके पहले दूसरे महायुद्ध के दौरान एक कृत्रिम अकाल पड़ चुके थे, बंगाल में निरंतर अकाल पड़े थे, उसमें लाखों लोग मरे। हिटलर द्वारा यूरोप में, खासकर जर्मनी में किए गए यहूदियों की नरसंहार की बहुत चर्चा होती है, होनी भी चाहिए, होलोकॉस्ट उसको कहा जाता है, लेकिन ब्रिटिश एम्पायर ने भी भारत में होलोकॉस्ट किया, उसकी चर्चा इतिहास में नहीं होती, यूरोपियन दृष्टि से लिखे गए इतिहास में नहीं होती। बंगाल के अकाल थे वो होलोकॉस्ट से कम नहीं थे, और माइक डेविस ने तो अपनी किताब का नाम ही रखा है विक्टोरियन होलोकॉस्ट। उन्होंने दिखाया कि 19वीं सदी के 18वीं सदी के अंत से लेकर के किस तरह 1947 तक एक तरह से ये अकाल क्रिएट की। नतीजा ये निकला कि 17वीं सदी 18वीं सदी के आरंभ तक जिस देश का वर्ल्ड जीडीपी में हिस्सा 23%, 24% होता था, वो सन 47 तक आते आते 3 या 4% ध्वस्त थी आपकी अर्थव्यवस्था। तो बहुत ही एक मोटा इंडिकेटर मैं देता हूं, जिसमें एक तरह से कहिए हाथी के पांव में सबका पांव, फिर आगे बढ़ूंगा अपनी बात को लेकर। सन 47 में भारत में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 31 वर्ष, जीवन औसत आई। सन 64 में जब नेहरू का निधन हुआ तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 48 से 49। तो बहुत ही
भी एक मोटा इंडिकेटर मैं देता हूं जिसमें एक तरह से कहिए हाथी के पांव में सबका पांव, फिर आगे बढ़ूंगा अपनी बात को लेकर। सन 47 में भारत में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 31 वर्ष जीवन औसत आई। सन 64 में जब नेहरू का निधन हुआ तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 45 से 49। 17 साल के लोकतांत्रिक शासन में इसमें अपोजिशन का दमन नहीं किया गया, जिसमें सरकार की आलोचना निरंतर जारी रही। 52, 57 और 62 के चुनावों में कांग्रेस जीती निर्णायक रूप से, लेकिन अपोजिशन का भी विस्तार हुआ, विकास हुआ। इस सारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी में लगभग 17 कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं। यह राष्ट्र निर्माण से अब तक सफल हुआ, विफल हुआ। विफलताओं की चर्चा बहुत की जाती है, की जानी चाहिए। साक्षरता उतनी नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए थी। गरीबी उन्मूलन संभवतः और अधिक तेजी से हो सकता था, नहीं हुआ। और बहुत सी चीजें की जा सकती हैं, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी में इस तरह की वृद्धि तभी संभव हो सकती थी जबकि जीवन स्तर में निर्णायक सुधार हुआ हो, देश की बहुसंख्या के जीवन स्तर। और राष्ट्र निर्माण कोई हवाई प्रक्रिया नहीं है। राष्ट्र निर्माण का अर्थ ही होता है कि राष्ट्र की लोगों की बेहतरी। जहां तक नेहरू के राष्ट्र निर्माण की दिशा का सवाल है, तो फिर इस बात पर आप ध्यान दें कि एक तरफ आप जानते हैं गुटनिरपेक्ष नीति, दूसरी ओर जानते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। इन दोनों की बड़ी खिल्ली उड़ाई गई है। और अभी 4-5 साल पहले चेतन भगत नामक सज्जन ने कहा था कि समझदारी तो इसी में है कि आप विजेता के साथ रहें। हिंदुस्तान को सन 55-56 में अमेरिका का साथ ले लेना चाहिए था, अमेरिका के साथ जुड़ जाना चाहिए। हम लोग इतिहास विभाग में बात कर रहे हैं और इस समय इस देश की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक यह है कि बड़ी तेजी से सेंस ऑफ हिस्ट्री का स्थान नॉन सेंस ऑफ हिस्ट्री लेता जा रहा है। हमें 50s में ही अमेरिका के साथ जुड़ जाना चाहिए। 50s में जो अमेरिका के साथ जुड़े, आज उनकी क्या हालत है और कहां है। 50s में सिएटो था, सेंटो था, थाईलैंड जुड़ा था, टर्की जुड़ा था। आज वो देश सामाजिक और आर्थिक पैमानों पर कहां पहुंचे, खास करके पाकिस्तान, जिसको लेकर के आप तुलना करते हैं कि साहब जैसे वो जुड़े वैसे हमें जुड़ जाना चाहिए। गुटनिरपेक्षता की नीति जो नेहरू के राष्ट्र निर्माण में एक बहुत निर्णायक रोल प्ले करती थी, आज की स्थिति में मत जाइए। आज यूनिपोलर वर्ल्ड है, आजकल लोग कह रहे हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड है, लेकिन मल्टीपोलर कहिए, यूनिपोलर कहिए, आज ट्रंप का अमेरिका जिस तरह का व्यवहार कर रहा है, ऐसे व्यवहार की कल्पना आप क्या उस समय कर सकते थे जब सोवियत संघ एक ताकत के रूप में मौजूद था? उस समय भारत या किसी भी ऐसे देश के सामने सवाल ये था कि आप सोवियत संघ के साथ जुड़े या अमेरिका के साथ। नेहरू जैसे लोगों ने एक तीसरी संभावना की खोज, और इसीलिए नेहरू बारंबार इस बात को रेखांकित करते थे कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ न्यूट्रलिटी नहीं। हम गुटनिरपेक्ष हैं इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा कोई स्टैंड नहीं है चीज, लेकिन हम सोवियत संघ के साथ नहीं, हम अमेरिका के साथ नहीं, हम अपनी खुद की एक आवाज हासिल करना चाहते हैं। और ये आजादी के पहले नेहरू ने जो अपनी प्रॉपर अंतिम किताब लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसके अंत में अगर आप देखें तो नेहरू एकदम स्पष्ट हैं कि भारत की ऐतिहासिक नियति है कि या तो वो दुनिया का नेतृत्व करेगा किसी ना किसी मानी में, या कुछ नहीं करेगा, बीच का रास्ता नहीं। गुटनिरपेक्षता एक तरह से राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा थी, क्योंकि वो दुनिया के
दुनिया की राजनीति में भारत की एक महत्वपूर्ण और प्रेरणाप्रद भूमिका निर्धारित करने का माध्यम। इसी तरह मिश्रित अर्थव्यवस्था, कोटा, परमिट, लाइसेंस राज की बड़ी आलोचना की जाती है, की जानी चाहिए, लेकिन उस तरह की प्रोटेक्टेड इकोनॉमी उस समय हिंदुस्तान की जरूरत थी। जिस अर्थव्यवस्था को समाजवादी कह के आजकल गरियाया जाता है, वो अर्थव्यवस्था बॉम्बे क्लब की मांग के मुताबिक रची गई। और बॉम्बे क्लब था भारतीय उद्योगपतियों का क्लब, एक ग्रुप था जिसको बॉम्बे क्लब कहते थे, जिसमें टाटा, बिरला, हीराचंदानी ये सब लोग शामिल थे। और उन्होंने सन 42-43 में ये बात प्रकट की थी कि जब भी देश आजाद हो, हिंदुस्तानी इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि हम कम्पीट नहीं कर सकते। समाजवादी कह के आजकल गरियाया जाता है, वो अर्थव्यवस्था बॉम्बे क्लब की मांग के मुताबिक रची गई। और बॉम्बे क्लब था भारतीय उद्योगपतियों का क्लब, एक ग्रुप था जिसको बॉम्बे क्लब कहते थे, जिसमें टाटा, बिरला, हीराचंदानी ये सब लोग शामिल थे। और उन्होंने सन 42-43 में ये बात प्रकट की थी कि जब भी देश आजाद हो, हिंदुस्तानी इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि हम कम्पीट नहीं कर सकते। तो हमें प्रोटेक्टेड कैप्टिव मार्केट्स की जरूरत, उस तरह के कंपटीशन में हम नहीं जा सकते। सन 91 के लिबरलाइजेशन की बहुत चर्चा हुई। क्या वो लिबरलाइजेशन संभव था अगर आपकी इकोनॉमी के फंडामेंटल्स तब तक काफी स्ट्रांग ना हो चुके हो? और क्या उन फंडामेंटल्स का स्ट्रांग होना संभव था अगर देश की आजादी के साथ ही पूरी तरह से लिबरलाइज कर दी गई होती इकोनॉमी, पूरी तरह आप अमेरिका के साथ जुड़ जाते? पर अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। ना था कुछ तो खुदा था, ना कुछ होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता तो मैं क्या होता। ये तो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी इतिहास के विद्यार्थी के नाते और बाकी जो चीजें हुई हैं उनसे सीखें, उनको देखें। तो आज जिस तरह भारतीय विदेश नीति के निर्धारण में, भारतीय विदेश नीति के बड़े फैसलों के श्रेय प्रेसिडेंट ट्रंप धनाधन लिए चले जा रहे हैं और हम प्रतिरोध नहीं कर पा रहे, ये स्थिति सन 55 में बन गई, जो कि सौभाग्य से नहीं। एक राष्ट्र निर्माण के लिए जो बुनियादी आत्मनिर्भरता की जरूरत है, जिसकी बात ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में भी है, जिसकी बात भारतीय संविधान में भी है, और उसके पहले कराची प्रस्ताव में भी, और पूरे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में। अब इस बात पर ध्यान दें कि साइंटिफिक टेम्पर नेहरू के लिए केवल नारा नहीं था, और इंसिडेंटली साइंटिफिक टेम्पर नेहरू के लिए संस्कृति और धर्म और परंपरा की उपेक्षा करना भी नहीं था। मैंने आपसे कहा कि भारतीय परंपरा से ही जुड़ा हुआ था नेहरू का राष्ट्र निर्माण, मध्य मार्ग, सम्यक। किसी भी पारंपरिक भारतीय जीवन दृष्टि को आप देख लें, उसमें अंततः खोज सम्यक की है, संतुलन। एक्सट्रीम्स को हिंदुस्तान का स्वभाव एक्सेप्ट नहीं करता, और ये सौभाग्य हिंदुस्तान का भी और कहना चाहिए दुनिया का भी, कि एक्सट्रीम्स का, अतियों का जो मोह है, उसके विरुद्ध हमारी चिंतन परंपराएं लगातार हमें चेतावनी देती है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने उन चेतावनियों को सुना और समझा। मैं फिर से कहूं कि जब मैं भारतीय सभ्यता कह रहा हूं, तो उसमें इस्लाम और ईसाइयत और यूरोप के योगदान को भी मैं शामिल, और मैं अकेला ही नहीं कर रहा हूं। इंसिडेंटली 1916 में लाला लाजपत राय ने कई निबंध लिखे थे, उसमें लाला लाजपत राय ने बहुत मार्के की बात की। हम लोग भारतीय संस्कृति को, आजकल तो लोगों को इस शब्द से भी ऐतराज है, लेकिन भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा को कंपोजिट कल्चर, मुश्तरका कल्चर वगैरह वगैरह कहा जाता रहा है। लाला लाजपत राय ने बहुत मार्के की बात उसमें कही कि इस्लाम के आने के बाद हिंदू परंपरा और इस्लामी परंपरा की अंतर क्रियाओं से, इंटरैक्शन से एक नई सभ्यता का विकास हुआ, न्यू सिविलाइजेशन।
आप लोग इतिहास के विद्यार्थी हैं, सिविलाइजेशन और कल्चर का जो महीन फर्क है उसको समझते हैं। लाला जी नई कल्चर की बात नहीं कर रहे हैं, टॉकिंग ऑफ न्यू सिविलाइजेशन, नई सभ्यता। लाला लाजपत राय, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लाजपत राय नहीं अन्य भी, जिनके ऐतिहासिक योगदान को, जिनके ऐतिहासिक चुनावों को हमें बहुत ध्यान से रीएसेस करना चाहिए। इस सिलसिले में युवा इतिहासकार वन्या भार्गव की पुस्तक महत्वपूर्ण है, आप लोग चाहें तो उसे देखिए, बीइंग हिंदू बीइंग इंडियन। लाजपत राय की एक पॉलिटिकल बायोग्राफी है और बहुत महत्वपूर्ण और विचार उत्तेजक पुस्तक है। तो खैर, तो अब इसके आधार पर अगर हमें एक नए राज्य का, एक राष्ट्र का गठन करना है तो उसके कुछ ठोस भौतिक आधार भी होने चाहिए। नेहरू के जमाने में ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो चाहते थे कि अब न्यूक्लियर एज आ चुका है तो या तो हमें सोवियत अम्ब्रेला अपना लेना चाहिए या यूएस अम्ब्रेला अपनाना। नेहरू ने दोनों में से किसी अम्ब्रेला को अपनाने की जरूरत नहीं समझी, संबंध दोनों से रखे, मदद दोनों से ली। एक आईआईटी अगर सोवियत संघ के सहयोग से बन रहा है तो दूसरा आईआईटी इंग्लैंड के सहयोग से बन रहा है। एक परियोजना अगर पश्चिम जर्मनी के सहयोग से पूरी हो रही है तो दूसरी किसी और के सहयोग से पूरी हो रही है। तो सहयोग सबका लिया गया, लेकिन पूरी तरह किसी के साथ नहीं जोड़ा गया। ये ध्यान रखना चाहिए। सर एक आम पर सन 62 में नेहरू का था, सन 56 में यूरी गगारिन स्पेस की सैर करके आए थे और अमेरिकन स्पेस प्रोग्राम भी उन दिनों चल ही रहा था। और नेहरू जैसे लोग ये जानते थे कि स्पेस प्रोग्राम केवल किसी एक मनुष्य को अंतरिक्ष में भेज देना नहीं है, उसके क्या आगे जाके सीरियस और महत्वपूर्ण साइंटिफिक इम्प्लीकेशन है। आज कम्युनिकेशन से लेकर के मौसम की भविष्यवाणी तक और स्ट्रेटेजिक मिलिट्री यूज तक उपग्रहों का कितना महत्वपूर्ण योगदान है, इसकी परिकल्पना नेहरू जैसे लोगों को थी। और इसलिए स्पेस रिसर्च सन 62 में शुरू, उसके पहले एटॉमिक एनर्जी कमीशन के बारे में हम लोग जानते ही हैं। सन 48 में देश के आजाद होने के, यानी तब देश बाकायदा रिपब्लिक भी नहीं बना था। 26 जनवरी से आप ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहलाने लगे, उसके पहले डोमिनियन थे आप। उसी समय एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना हो चुकी। पोखरण, उसके बाद सन 99 में परमाणु बम के निर्माण की घोषणा। परमाणु बम कोई चाय का कप थोड़ी है कि उठाया और मुंह से लगा लिया। उसके पीछे, और खास करके तब जबकि आप ना सोवियत संघ से चिपकना चाहते हैं ना अमेरिका से, उसके पीछे रिसर्च, मेहनत, डेडिकेशन, ये सब किया गया। साथ ही जिस अर्जेंसी के साथ आईआईटी, आईआईएम और ये सब साइंटिफिक रिसर्च के, फंडामेंटल रिसर्च के सेंटर्स, ध्यान दीजिए कि उसी अर्जेंसी के साथ साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड जर्नलिज्म, फिल्म एंड टेलीविजन, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, क्योंकि राष्ट्र निर्माण केवल एक भौतिक प्रक्रिया नहीं, राष्ट्र निर्माण एक सांस्कृतिक प्रक्रिया। इसको दूसरी तरफ से कहूं तो आइडिया ऑफ इंडिया, चाहे वो नेहरू का आइडिया ऑफ इंडिया हो, आइडिया ऑफ इंडिया केवल एक कल्चरल आइडिया नहीं, आइडिया ऑफ इंडिया एक मटेरियल आइडिया। नेहरू के आइडिया ऑफ इंडिया को आप कहिए डेमोक्रेटिक, इंक्लूसिव और प्रोग्रेसिव, ठीक है, भौतिक आधार के हैं। बिना स्ट्रॉन्ग मटेरियल फाउंडेशन के या इस तरह की बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर लॉफ्टी बातें और उन पर आधारित आइडिया ऑफ इंडिया सस्टेन कर पाएगा? नहीं, संभव ही नहीं। दूसरी तरफ केवल भौतिक प्रगति से क्या समाज में एक स्वस्थ वातावरण बन पाएगा? वो भी संभव।
इसलिए आप कल्पना कीजिए, जरा रिसर्च कीजिए, आप लोग इतिहास के विद्यार्थी हैं, सोसाइटी बनाई बच्चों के लिए खास तरह का सिनेमा लोकप्रिय माध्यम तब भी था और आज तो बात ही और है। और जो लोग पढ़ नहीं सकते उन तक भी सिनेमा पहुंचता है। कितने देशों में कल्पना की गई थी कि चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी होनी चाहिए। मुझे नहीं पता आप लोगों ने देखी है या नहीं देखी है, मैंने चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की फिल्में देखी और बहुत बेहतरीन फिल्में बनती है, और खास करके बच्चों को टारगेट करके कि जो उनके लिए सूटेबल, और वो उस तरह की प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं होती थी। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की फिल्म में हर जगह जवाहरलाल जी और उनका गुलाब नहीं प्रकट हो जाता, तो सामाजिक मुद्दों पर, परस्पर सद्भाव पर, इस तरह की चीजों पर ये सब राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया नहीं होता। और कोई भी राष्ट्र एक बार बन गया तो वो नहीं होता। आप अमेरिका का हाल देख रहे हैं, अमेरिका में जो स्थिति बनी हुई है, अमेरिका में गंभीर लोगों को चिंता है कि ये चीजें इस हद तक न खिंच जाएं कि समाज में गहरी टूटन पैदा हो। जब लोग कहते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ, जब लोग कहते हैं कि अमेरिका तो देसी इमिग्रेंट्स का बना है, इसलिए यहाँ इमिग्रेशन के सवाल को इतने सपाट ढंग से न लिए। जब प्रेसिडेंट ट्रंप, अमेरिका आप जानते हैं बहुत पावरफुल रूप से फेडरल सेटअप है, कुछ राज्यों में मौत की सजा होती है, कुछ में नहीं होती, इतनी ऑटोनॉमी है हमारा राज्य। लेकिन जब वहां फेडरल फोर्सेस स्टेट्स में हस्तक्षेप कर रही हैं तो लोग चिंतित हैं कि कहीं अमेरिका का पूरा ढांचा ना बिगड़ जाए। Do you know what will happen? इसलिए दोस्तों, जब राष्ट्र निर्माण की हम बात करते हैं तो इस बात को ध्यान में रखें कि नेहरू के राष्ट्र निर्माण का, उनके राष्ट्र निर्माण के प्रयत्नों का आकलन करते समय उनके अपने समय को, उनका जो समय था इतिहास का, उसको ध्यान में रखें, और उस प्रक्रिया से हम आज क्या सीख सकते हैं इसको। और अगर हम इतिहासकारों की तरह आकलन करें तो हम ये देखेंगे कि जैसा भारत बनना चाहिए था, जिसकी हमने कल्पना की थी और जिसे हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हमने बड़ा सहज मान लिया है इन सब चीजों को। ये चीजें उतनी सहज नहीं भी होती अगर नेहरू जैसे दूरदर्शी नेता नहीं होते। पाकिस्तान अभी भी कभी मिलिट्री डिक्टेटरशिप, कभी डेमोक्रेसी, और वो डेमोक्रेसी भी ऐसी कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये वहां आर्मी तय करती है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक चुटकुला चलता है कि अदर कंट्रीज हैव एन आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी हैज अ कंट्री। दूसरे देशों में सेनाएं होती हैं, पाकिस्तान में सेना के पास एक देश। इन बातों को आप ध्यान में रखें और इसको भी ध्यान में रखें कि आज भी आप जरा भारत और भारत के आसपास ही नहीं बल्कि उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक, पश्चिमी यूरोप के हिस्सों को छोड़ दें और आप देख लें कि डेमोक्रेसी कहां कहां मौजूद है। चीन में देख लें, आज के रूस में देख लें, भूतपूर्व सोवियत रिपब्लिक्स में देख लें, जापान का संविधान विजेता अमेरिका ने बनाया था। आज तक जापान सेरेमोनियल के अलावा कोई आर्मी रख नहीं सकता, जापान को इजाजत नहीं है आर्मी रखने। बाकी देशों में आप देख लें, पश्चिम एशिया के देशों का हाल देख लें, तब इस बात पर विचार करें कि राष्ट्र निर्माण की इतनी बृहद प्रक्रिया के साथ लोकतंत्र, ऐसा लोकतंत्र जिसमें हम आज भी अपने वर्तमान शासकों से जवाब तलब कर सकते हैं, भले ही वो हदें अब बढ़ती जा रही हैं लेकिन फिर भी कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनके महत्व, और इसलिए जब हम राष्ट्र निर्माण की और उसमें नेहरू के योगदान की बात करें तो फिर से मैं एक बार कहूँ अपनी बात को समाप्त करते हुए, तो आम राय के आधार पर चीजें करना,
जो एक प्रभावी व्यक्ति है, जो केंद्रीय व्यक्ति है, सफलता का अधिक श्रेय भी उसको मिलेगा और विफलता की अधिक जवाबदेही भी उससे की। तो उस रूप में सफलता के लिए भी और विफलताओं के लिए नेहरू की भूमिका केंद्रीय थी, इसमें कोई संदेह नहीं। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं, एक आधुनिक भारत के निर्माता के तौर पर, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया के तौर पर, अगर आप ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करें और ऑब्जेक्टिवली एसेस करें तो मानना होगा कि नेहरू बड़ी हद तक सफल थे और आज तक उनके प्रयत्न हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और होने चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने बहुत मतलब मुझे, मैं पूरा लेक्चर सुन रहा था, ऐसा लगता है कि आपको सुनते ही जाएं और राष्ट्र निर्माण की वो कुछ ऐसे पहलुओं को, इतनी छोटी बातों को, चिल्ड्रन जो फिल्म्स की बात आप कर रहे हैं, जो बोर्ड की छोटी नहीं है वो बात। हाँ नहीं सर, मतलब जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, छोटी बात नहीं है। नहीं सर, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, मतलब वो मुख्य धारा का विषय ही नहीं है कि नेहरू ने किया। क्योंकि हम लोग जब बात करते हैं, नेहरू को घसीटते हैं तो कश्मीर का मुद्दा ले आते हैं, फिर चीन का मुद्दा ले आते हैं, तो तमाम चीजें हम लोग करते हैं, फिर वो एडवीना माउंटबेटन की बात करने लगते हैं। हम लोग बहुत ऊंची चीजों में चले जाते हैं, कई बार बहुत निचली हरकतों में चले जाते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज, जहाँ साइंस की बात, इसरो की बात की आपने और तमाम चीजों की बात करिए, वास्तव में राष्ट्र निर्माण कैसा हो। और आज दुनिया में जो दो देश, इनकी जो आपने चेतन भगत का मामला बताया, जो आपने एक बहुत अच्छी बात की सर, सेंस ऑफ हिस्ट्री से हम अब नॉन सेंस ऑफ हिस्ट्री की तरफ आ रहे हैं। एग्जैक्टली सर, जिसको आपने सर एक नया टर्म दे दिया मुझे सर। अब आने वाले समय में जो हम लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहते थे, अब उसको कहने की जरूरत नहीं है, वो पुराना शब्द हो गया। ये नॉनसेंस ऑफ हिस्ट्री की बात है, जो आज की जो हुड़दंगी है, मैं सर एक नया शब्द मैंने भी दिया है, हुड़दंगी। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ। अभी कल परसों में बहुत लोग पूरे देश में आंदोलन छेड़ रहे थे और प्रेम के रक्षक बने हुए थे, प्रेम के ऊपर उनका मॉरल पुलिसिंग होगा। आप तो अकथ कहानी प्रेम की लिखते हैं सर, और लोग यहाँ पर मॉरल पुलिसिंग करते हैं, तो ये एक बहुत दुर्भाग्यजनक है। ठीक है, अपना है जी जी, हमें जो करना है हम करेंगे, उन्हें जो करना है वो करें। सर हमारे बीच में कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके मन में कुछ सवाल होंगे, कुछ बात होगी। हमारे बीच में अशोक अहिरवार सर भी हैं, जो हमारे अध्यक्ष हैं। पंकज ऐसा हैं, उनके मन में कुछ सवाल होंगे, कुछ बात होगी। हमारे बीच में अशोक अहिरवार सर भी हैं, जो हमारे अध्यक्ष हैं। पंकज ऐसा है जी कि मुझे 10:06 हो रहे हैं, मैं 10:35 तक ही रह पाऊंगा। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं बिल्कुल, मुझे निकलना है, मुझे कहीं जाना है। मैंने आपको बताया था मुझे फिजियोथेरेपी के लिए जाना है। जी जी सर, जी सर, जी सर, बिल्कुल, इसीलिए मैं फटे कपड़ों में बैठा हूँ आपके। नहीं सर, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ सर। जी जी, तो सर हम लोग सबसे पहले, मैं अशोक अहिरवार सर हमारे जुड़े हुए हैं, मैं उनसे उनका कमेंट ले लेता हूँ और उसके बाद फिर सर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी आपने तो हमेशा की तरह हम लोगों के लिए और बौद्धिक रूप से समृद्धि कर दिया है। बहुत धन्यवाद आपका। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि सर ये जिस उम्र में आप हैं और आपका आसपास का जो बौद्धिक समाज है जिस उम्र में, वास्तव में मैं सोचता था कि आराम मिलता या आपको और कोई रचनात्मक कार्यों में आपकी ऊर्जा व्यय होती। मैं महसूस कर रहा हूँ कि इस 75 वर्षों में जो देश के नवनिर्माण में जिनकी हम आज पुनर्वलोकन कर रहे हैं और रिविजिटिंग कर रहे हैं जिन निर्माताओं के लिए, उनमें और उसके बाद की पीढ़ियों में, उसकी बाद की पीढ़ियों में और वर्तमान में भी हम अगर देखें तो उनने उस कारवां को जिस रास्ते पे उनने बनाया था, वो कारवां कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हुआ है। इसी कारण आज और आपका पूरा बौद्धिक जगत जो है और आसपास की इस उम्र में उसको उस रास्ते पे लाने के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, वो अत्यंत मेरे लिए तो श्रद्धा का पात्र है। और धन्यवाद सर, आपने बहुत इत्मीनान से बहुत सारी चीजों को हम लोगों के लिए मतलब समझा दिया है कि राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है वो केवल व्याख्यानों से सीमित नहीं होती, उसके क्रियान्वित रूप जो हैं वो कई रूपों में सामने आते हैं सर। इस समृद्धि के लिए और हम लोगों के जो भी पार्टिसिपेंट विभाग के शोधार्थी जुड़े हैं, बहुत अच्छे से आत्मसात किया है सर। अब मेरी इच्छा बहुत ज्यादा मतलब आपसे रूबरू होने की है और आपको प्रत्यक्ष रूप से सुनने की है। चलिए, वो भी अवसर आएगा कभी, वो भी आप समय निकालिए जरा हम लोगों के लिए, क्योंकि इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म की बहुत अपनी सीमाएं हैं सर। हाँ, वो तो है।
सर आप करेंगे, वो भी करेंगे। सर 2017 में आप आ चुके हैं मेरे आग्रह पे। हाँ, आप उस समय हम लोगों ने बहुत बहुत पोस्ट ट्रुथ उसपे बहुत ही सत्यातीत उत्सुकता समय में महसूस सत्य की। जी सत्यातीत समय में सत्य फिर आपने हाँ, व्याख्यान सत्यातीत दिया समय था। में सत्य आएंगे, वो फिर हाँ, बात की बहुत हुई। अवसर मिलने पर फिर आएंगे। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद अशोक जी, बहुत धन्यवाद। हम लोगों के लिए आप हमेशा उपलब्ध रहते, इसके लिए पूरा विभाग आपका कृतज्ञ है। बहुत धन्यवाद अशोक जी, बहुत धन्यवाद। साथियों आप और सर प्रणाम सर। हाँ सुधांशु जी अपना प्रश्न करिए। हाँ जी जी प्रणाम सर। सर आपका व्याख्यान हमेशा की तरह आज भी बहुत ही प्रेरणा रहा आवाज सर। इको कर रही है आप। थोड़ा सर मैं आपसे सर मैं समझना चाहता हूं सर कि गांधी और जवाहरलाल जी दोनों की जो तकनीक के संबंध में समझ थी, उसका भारत के नवनिर्माण पर क्या प्रभाव पड़ा सर? अगर जवाहरलाल जी गांधी के तकनीक संबंधी विचारों का पालन करते तो फिर भारत कैसा होता, और क्या उन्होंने उनकी तकनीक संबंधी विचारों का किस हद तक पालन किया सर? आपसे सर थोड़ा समझना चाहते हैं सर। गांधी जी के तकनीक संबंधी विचार जिनका जवाहरलाल जी ने पालन नहीं किया, क्या विचार थे जिनका जवाहरलाल जी ने पालन नहीं किया? एक सवाल। दूसरा सवाल मैं आपसे करता हूं, क्या कोई आधुनिक राष्ट्र राज्य 20वीं और 21वीं सदी में, जो मैंने उदाहरण दिए, स्पेस रिसर्च, एटॉमिक रिसर्च, बृहद पैमाने पर औद्योगिकरण, क्या ये केवल कुटीर उद्योगों से संभव है? क्या आप स्पेस सैटेलाइट कुटीर उद्योग में बना सकते हैं? क्या आप एटॉमिक बम कुटीर उद्योग में बना सकते हैं? ये धारणा, माफ कीजिएगा मित्र, आपकी बहुत गलत धारणा है। गांधी जी के भी तकनीक संबंधी विचार इतने जड़ नहीं थे। गांधी जी ने हिंद स्वराज में जो कुछ लिखा वो रिटोरिकल ढंग से जो लिखा, आगे चल के स्वयं गांधी जी के विचारों में परिवर्तन आया है। मैं एक ही संकेत यहाँ करूंगा, एक ही निवेदन करूंगा। मेरी नई किताब आई है मजबूती का नाम महात्मा गांधी, वो आपके पास है। इसकी भूमिका पढ़ लीजिए, छोटी सी भूमिका है 7-8 पेज की। आपके सवाल का जवाब भी मिल जाएगा और इस सवाल से जूझने के लिए एक दो संदर्भ भी मिल जाएंगे। फिलहाल इतना ही कह सकता हूँ। सुधांशु जी बहुत धन्यवाद सर। जी जी पब्लिश हुआ है सर का, और राजकमल से जी 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 हाँ मैंने देखा था सर फेसबुक पर। जल्दी सर उसको पढ़ता हूँ सर। जी जी आपका मंगवाइए। आलेख सर एक पढ़ा था मैंने, इस शीर्षक से आपका एक आलेख मैंने पढ़ा था सर, बहुत ही शानदार था। निश्चित रूप से आपका पुस्तक भी बहुत शानदार होगी सर। जल्द ही मैं पढ़ता हूँ सर। जी सर, जल्द ही पढ़ता हूँ सर। जी सर। नेक्स्ट कोई और जो पूछना चाहते हो, कोई अपनी बात रखना चाहते हो? हाँ, विवेक श्रीवास्तव जी हैं सर। विवेक श्रीवास्तव जी जबलपुर से जुड़े हुए हैं, इग्नू से हैं सर। उनका एक प्रश्न ले लेते हैं सर हम लोग। जी सर, बहुत मूल्यवान, बहुत छोटे छोटे से टूल्स आपने नेहरू को समझने के हमें दिए। नेहरू को हम बहुत सारे अन्य संदर्भों में तो देखते, सुनते, समझते और उनके बारे में सुनते रहते हैं, पर विवेकपूर्ण आलोचना दृष्टि जो नेहरू की थी वो तो सर्वकालिक रूप से बहुत मूल्यवान थी। मैं नेहरू से इतर एक छोटी सी बात, कंटेम्प्रेरी सिचुएशंस जो हैं हमारी, हिंदुस्तान में समूह चेतना ने कभी भी एक्सट्रीम्स को स्वीकार नहीं किया। क्या सर अभी हमें कुछ और एक्सट्रीम देखना बाकी बच रहा है? बहुत बहुत मार्के का सवाल है सर। ईश्वर करे ना देखना पड़े। See, it's a no-brainer. और जो पूछना चाहते हो, कोई अपनी बात रखना चाहते हो? हाँ, विवेक श्रीवास्तव जी हैं सर। विवेक श्रीवास्तव जी जबलपुर से जुड़े हुए हैं, इग्नू से हैं सर। उनका एक प्रश्न ले लेते हैं सर हम लोग। जी सर, बहुत मूल्यवान, बहुत छोटे छोटे से टूल्स आपने नेहरू को समझने के हमें दिए। नेहरू को हम बहुत सारे अन्य संदर्भों में तो देखते, सुनते, समझते और उनके बारे में सुनते रहते हैं, पर विवेकपूर्ण आलोचना दृष्टि जो नेहरू की थी वो तो सर्वकालिक रूप से बहुत मूल्यवान थी। मैं नेहरू से इतर एक छोटी सी बात, कंटेम्प्रेरी सिचुएशंस जो हैं हमारी, हिंदुस्तान में समूह चेतना ने कभी भी एक्सट्रीम्स को स्वीकार नहीं किया। क्या सर अभी हमें कुछ और एक्सट्रीम देखना बाकी बच रहा है? बहुत बहुत मार्के का सवाल है सर।
ईश्वर करे ना देखना पड़े। एक्सट्रीम को इंटरनलाइज किया जा रहा है। देखिए, इसमें एक विषय से अलग हटकर बात यही है, वो आप लोग हम सोशल मीडिया के जमाने में जीते हैं। मैंने 2-3 साल पहले लल्लन टॉप पर एक लंबा इंटरव्यू दिया था। जी, देखा था मैंने। उसका एक टुकड़ा रील बन के कई जगह चलाए और आप सब लोगों ने देखा होगा। उसमें मैंने एक बात कही थी और ये बात मैंने पूरी गंभीरता से कही और फिर से दोहराता हूं। इस देश की जो वर्तमान दुर्दशा है मानसिक और सांस्कृतिक स्तर पर, जिसके चलते हम लोग एक परपीचुअल एंगर में, झूठ के एक घटाटोप में जी रहे हैं, उसमें राजनेताओं से कहीं अधिक योगदान मीडिया का है। जिस एक्सट्रीम की आप बात कर रहे हैं और जिसको मैं एविडेंस ऑफ स्टुपिडिटी कहता हूं, बेवकूफी का सैलाब, उसकी जकड़ में अगर ये देश है आज, मीडिया के कारण। मैंने उस इंटरव्यू में कहा था कि जब हम नौजवान थे तो हमारी बहुत सारी सूचनाएं टेलीविजन से आती थी और हम बेखटके उनका उपयोग करते थे। आज कोई भी समझदार माँ बाप, मेरे बच्चे तो स्कूल जाने से आगे जा चुके, दोनों सेटल हो चुके बेटा बेटी, आप में से कुछ के बच्चे जरूर स्कूल जाते होंगे और मुझे यकीन है कि एक समझदार पेरेंट की तरह आप सलाह उन्हें दे देते होंगे कि टीवी पर जो सुना है वो स्कूल की कॉपी में मत लिख देना, नंबर कट जाए। इफेक्ट यानी जिस तरह की मूर्खताएं, जिस तरह के झूठ और जिस तरह की बातचीत करने की संस्कृति, कोई किसी को जलेबी भाई कह रहा है, कोई किसी को नंगा कह रहा है, कोई किसी को तोतला कह रहा है, कोई किसी को गंजा कह रहा है। ये जो स्थिति बनी है, राजनेताओं को कोसना बहुत आसान है। इसमें टीवी का घनघोर रूप से सर ऐसा एक्टिंग की बात आप कर रहे थे विवेक जी, मैं यही कह सकता हूं कि ईश्वर करे कि वो हम और उस दिशा में आगे ना बढ़े। जितने बढ़ गए हैं उतना भी संभालना इस देश के भविष्य के लिए मुश्किल हो जाए, मुश्किल हो गया जी। अगर बहुत सीधी सी बात है कि भारत अनिवार्य रूप से एक वैविध्य का देश है। भारत और विविधता किसी भी प्रकार की हो, वो केवल परस्पर सहिष्णुता से ही संभव हो पाती है, चल पाती है। तो अगर विविधता और सहिष्णुता को एक साथ आप नहीं साध पाएंगे तो देश के लिए बहुत नुकसानदेह स्थिति बनेगी। सर जो समय का एक नहीं, अभी मैंने जैसा आपसे कहा कि मेरे पास अभी लगभग 20 मिनट और है। जी बिल्कुल इस 20 मिनट में अगर कुछ और मित्र बात करना जी, चाहें, बिल्कुल करना चाहें तो स्वागत है। जी, राम कुछ सर- कहना चाहें? हाँ। राम सर, सर। डॉक्टर राम चौधरी हैं, राजस्थान से बात करना जी चाहेंगे। जी 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 सर, मेरा एक प्रश्न है कि सोशल मीडिया के दौर में जहां त्वरित प्रतिक्रिया और भावनात्मक उकसावे होते हैं, तो वहां पे गांधीवादी मॉडल कैसे, संवाद का मॉडल कैसे लागू किया जा सकता है? उसके अलावा और कोई मॉडल हो ही नहीं सकता, क्योंकि उकसावे में आके अगर आप गाली बदले में गाली देने लगेंगे तो बात सारी वहीं खत्म हो जाएगी, वो जीत जाएगा गाली देने में। इसमें गांधी जी का एक बड़ा मशहूर चुटकुला क्या वास्तविक घटना है। गांधी जी को एक बार जब वो जहाज में यात्रा कर रहे थे, शायद इंग्लैंड से अफ्रीका जा रहे थे, कहाँ, तो उन्हें एक सज्जन ने ढेर सारी गालियां एक कागज पर लिख दी, उनकी निंदा, और उसमें हाल पेन उन्होंने लगा दी, 2-3 पन्ने थे। अगले दिन उन्हें प्रोवोक करने के लिए पूछा कि पढ़ा तुमने जो मैंने कल दिया था, क्या किया उसका? तो उसमें मेरे काम की चीज थी, वो रख ली, बाकी फाड़ के फेंक दी, हाल पेन मैंने रख लिया अपने पास। तो आप जो बात कर रहे हैं, मैं तो खुद उसका बड़ा, आप अगर सोशल मीडिया देखते हैं तो मैं भी कोई कम गालियां नहीं खाता हूँ, और उन गालियों से जाहिर है बुरा लगता है। मैं मनुष्य हूँ, मेरा बीपी कई बार हाई हो जाता है और मेरा जवाब दिया जाए, लेकिन मैं नियंत्रण रखता हूँ, क्योंकि अंततः अगर मैं भी गाली देने लगूंगा और बातचीत को उसी स्तर पर ले जाऊंगा जिसका संकेत पंकज ने किया, तो कामयाबी हो गई ना उधर। तो तथ्य की बात करूंगा और अपने स्पष्ट ढंग से बात करूंगा, तथ्यों के आधार पर बात करूंगा, जहां उचित होगा मैं आलोचना भी करूंगा। अगर आप मेरी पुस्तक कौन है भारत माता की भूमिका पढ़ें, बहुत सी चीजों पर उसमें नेहरू जी की आलोचना की गई है। इसमें मजबूती का नाम महात्मा गांधी में स्वयं गांधी जी की आलोचना की गई। आलोचना एक चीज होती है, गरियाना दूसरी चीज, इसमें फर्क करना चाहिए। अमित ताम्रकार है सर, नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से सर। जी, मुझे इनकी सूरत नहीं दिख रही है सर ये थोड़ा सा
हाँ बोलिए बोलिए अंकित जी, मैं इनको पिन कर देता हूँ सर, तो फिर देखेंगे। आप प्रणाम सर। हाँ जी नमस्कार सर, मैं नेहरू जी के समाजवाद के संबंध में एक बात भी करना चाहता हूँ, थोड़ा आपसे प्रश्न भी है। नेहरू जी का जो समाजवाद था सर, वो उनका जो समाजवाद के संबंध में उनका विचार था कि लोअर लेवल को अपर लेवल पर ले जाना, अर्थात पूंजीपति भी रहेंगे जबकि आम लोग को भी पूंजीपति के स्तर पर ले आया जाए, जिससे समाजवाद स्थापित होगा। यानी पूंजीपति व आम लोग मिलजुल कर काम करेंगे, अर्थात दोनों के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। तो ये तो मुझे लगता है कि नेहरू जी की समाजवाद को लेकर एक नई व्याख्या थी, और जो मुझे लगता है कि इससे अच्छी समाजवाद की कोई व्याख्या नहीं हो सकती। तो फिर उनकी आलोचना समाजवाद को लेकर क्यों की जाती है? अब जो आलोचना करते हैं उनसे पूछिए। और दूसरी बात यह कि मैं तो नेहरूवियन सोशलिज्म या जैसे टेक्निकली फेबियन सोशलिज्म कहा जाता है उसकी अपनी आलोचना वगैरह अपनी जगह, लेकिन ये वास्तविकता है। और जो अभी सवाल उठाता है कि गांधी जी से नेहरू जी ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, तो ये बात तो ट्रस्टीशिप वाला जो प्रिंसिपल है उससे जुड़ती है कि मतलब पूंजीपति है जो संपन्न व्यक्ति है, जैसे वेल्थ निर्माण करने वाला कहा जाता है, उस वेल्थ को ये माने कि वो समाज का है और उसका वो ट्रस्टी है, संरक्षक है। तो ये मतलब देखिए आज दुनिया भर में जैसे हम क्लासिकल समाजवाद कहते हैं वो विफल क्यों हुआ? क्योंकि उसमें कुछ बुनियादी आर्थिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की पूर्ण उपेक्षा की। नतीजा क्या है? सोवियत संघ में समाप्त हो चुका वो सब सिलसिला। चाइना के बारे में ये कहा जाता है और बिल्कुल ठीक किया कहा जाता है, इट्स अ कैपिटलिस्ट कंट्री रूल्ड बाय अ कम्युनिस्ट पार्टी। चाइना में भी आज करोड़पति हैं, अरबपति हैं। तो नेहरू की ये दूरदृष्टि ही थी कि वो ये जानते थे कि उस तरह का यांत्रिक ढंग का समाजवाद न संभव है न वांछनीय। आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे नेहरू जीवित हैं और सारी पॉलिटिक्स उनके विरुद्ध या उनके पक्ष में चल रही? आपको ऐसा नहीं लगता? देश नीति को लेकर के कोई सवाल उठाया जाए तो सत्ता पक्ष की ओर से नेहरू सन 64 में मर गए, और वो लोकसभा में प्रियंका गांधी ने बिल्कुल ठीक कहा था कि एक बार में आप किस्सा निपटा दीजिए, जितनी गालियां देनी है, जितनी आलोचना करनी है, 100, 125, 150 जितनी भी गलतियां गिनानी है गिना लीजिए, फिर आगे की सोचिए, अभी की सोचिए। तो नेहरू की उपेक्षा नहीं की जा रही, कर ही नहीं सकते। कहीं ना कहीं इस बात का एहसास है कि जब तक नेहरू को टोटली इरेज नहीं कर दिया जाएगा उस तरह का हिंदुस्तान नहीं बन सकता जैसा बनाना चाहता। लेकिन ये विडंबना है कि वैसा हिंदुस्तान चाहकर भी नहीं बना पाए, क्योंकि इट्स वेरी सिंपल। अगर आप हिंदुस्तान में डाइवर्सिटी और टॉलरेंस खत्म कर देंगे तो मैं कहना नहीं चाहता क्या होगा, जस्ट कांट सर्वाइव। आपको एक मतभेद के प्रति सहिष्णुता, मतभेद के प्रति ओपननेस, इसके बिना आप चल नहीं सकते। तो वो कितनी भी कोशिश कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता। और कुल मिलाकर के इस तरह की कोशिशें एक तरह की हीनता ही दर्शाती है। जैसा मैंने आपसे कहा कि आज आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि साहब अमेरिका के साथ आपकी नीति क्या है, तो आप बता रहे हैं नेहरू ने क्या किया। ठीक है, नेहरू ने गलती की, मान लिया, तो आप क्या अपनी आज भी वही गलती दोहराना चाहते हैं? चीन पर नेहरू ने क्या किया बहुत अच्छी बात है, इस पर हम बात नहीं कर सकते, उस पर अलग से कभी बात की जा सकती है, लेकिन मान लिया कि गलती बहुत गलती, तो समझदार आदमी उस गलती से सीख के आगे चलेगा या उस गलती को दोहराता रहेगा? तो ये तो अब क्या कह सकते हैं, यही कह सकते हैं कि नेहरू का बूथ सबसे मजबूत, इसके अलावा क्या कहा जा सकता है। थैंक यू अर्चना मैम। सर काफी अच्छी बात है कि सर नेहरू जी के बारे में आपने हमारा जो दृष्टिकोण था उस दृष्टिकोण को बदलने का जो प्रयास किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।